Mr. Modi is the boss. I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I am a fan of Modi, so. His vision for digital India, was ahead of its time. नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के एक लीडर की, एक आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आजकल कहा जाता है कि आजाद भारत का सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। इससे पहले पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी भी सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री थे, मगर नरेंद्र मोदी ने अब सबको पीछे छोड़ दिया है, खास करके अपनी थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री बनने के बाद। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वो आज के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं। मगर इनकी लाइफ जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी है नहीं। इन्होंने बहुत मुश्किलें देखी हैं और खास करके इनका पॉलिटिकल करियर जितना शानदार दिखता है उतना ही कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है। मगर इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि इनको ना चाहने वाले भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की, भारत का एक ऐसा बेटा जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सोच, एक आंदोलन और एक मिशन का नाम बन चुका है। तो आखिर कैसे चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का ये सफर उनको दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स में ले आया? कैसे एक सन्यासी बच्चा भारत का सबसे पॉपुलर लीडर बना? कैसे एक इंसान जिसे किसी ने चाय वाला कहकर मजाक बनाया था, उसने वही मजाक अपनी ताकत बनाया और भारत का सबसे सफल प्राइम मिनिस्टर बन गया? और कैसे उनकी लीडरशिप और पॉपुलैरिटी ने भारत को दुनिया के मैप पर राइजिंग सुपर पावर का स्टेटस दिलाया? तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं, जिसमें हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी रोमांचक कहानियां जानते रहें। अर्ली लाइफ। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर गांव में एक गरीब ओबीसी परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। उनका परिवार काफी साधारण सा था। वो बताते हैं कि उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल चलाते थे और मोदी जी अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे, जहां वो ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर के एक लोकल स्कूल से की, जहां उनका इंटरेस्ट डिबेटिंग और लीडरशिप में था। कहा जाता है कि वो बचपन से ही हिम्मत और जज्बे वाले इंसान थे। एक टीचर ने कभी कहा था कि नरेंद्र के अंदर एक अलग सी चमक है। ये वही चमक थी जो उन्हें देश के लिए कुछ कर दिखाने की तरफ खींच रही थी। ज्वाइनिंग आरएसएस। खैर, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर उनकी किताबें पढ़ा करते थे और साथ में उनको हिस्ट्री पढ़ने का भी बहुत शौक था। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। उनके अंदर देशभक्ति का बीज आरएसएस से जुड़ा। अपने गुरु लक्ष्मण राव नामदार, जिनको वकील साहब भी कहा जाता था, उनके प्रभाव में आकर मोदी जी ने आरएसएस के आदर्शों को अपनाया और संगठन के लिए काम करना शुरू किया। वो संगठन में
सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी बिल्डर और डिसिप्लिन वॉलंटियर के रूप में पहचाने गए। उनका सफर 1971 में और तेज हुआ जब उन्होंने आरएसएस में प्रचारक का पद संभाला। उन्होंने पूरे गुजरात में संगठन के लिए काम किया और 1975 की इमरजेंसी के दौरान उनका संघर्ष और लीडरशिप और उभर कर सामने आई। ज्वाइनिंग आरएसएस एंड बिकमिंग द सीएम ऑफ गुजरात। आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद मोदी जी को 1985 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में भेजा गया। 1987 में उन्होंने बीजेपी को उनके ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी में उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर काम करना शुरू किया और उनकी स्ट्रेटजी और लीडरशिप ने बीजेपी को गुजरात में मजबूत बनाया। इस दौरान वो बीजेपी के सीनियर लीडर्स के और भी करीब आते गए और इसी दौर में वो अटल बिहारी वाजपेयी के भी बेहद करीब आ गए। खैर, कुल मिला के मोदी जी जहां भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत रंग लाई। 1995 तक मोदी जी बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बन गए और पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2001 में, जब उन्होंने गुजरात के सीएम केशुभाई पाटिल को रिप्लेस किया। दरअसल हुआ यूं था कि केशुभाई पाटिल की हेल्थ खराब होने के बाद बीजेपी ने मोदी को गुजरात का सीएम बनाया। काफी लोगों ने एक फर्स्ट टाइम सीएम को अंडरएस्टिमेट किया, लेकिन मोदी जी ने उन्हें गलत साबित किया। 2001 से 2014 तक मोदी जी गुजरात के सीएम रहे। उन्होंने गुजरात को एक विकास का मॉडल बनाया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को सेंटर स्टेज पर रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, गुजरात की एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर भी बहुत जोर दिया और उनके प्रोजेक्ट्स जैसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, गुजरात सोलर पार्क और वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे इनिशिएटिव्स ने गुजरात को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया। इस दौरान उन्होंने स्टेट में करप्शन खत्म करने के लिए भी कई स्टेप्स उठाए। गुजरात की डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वो सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए। लेकिन जितना अच्छा गुजरात को उन्होंने लीड किया, उतनी ही उनके टेन्योर से कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। 2002 का गुजरात दंगा मोदी जी के जीवन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बना। 2002 के गोधरा राइट्स के बाद गुजरात में कम्युनल राइट्स भड़क गए। उन्हें इसके लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया और कुछ लोगों ने उनका इस्तीफा मांगना शुरू किया। लेकिन मोदी जी ने जुडिशियल इंक्वायरीज का सामना किया और उन्होंने काफी मुश्किलों के बाद अपना पॉलिटिकल करियर संभाला और फिर 2022 में उन्हें और उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस से क्लीन चिट दे दी। बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2013 में मोदी जी को बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अनाउंस किया गया। उन्होंने 2014 के इलेक्शंस में अब की बार मोदी सरकार स्लोगन के साथ कैंपेन शुरू किया और वाराणसी से अपनी पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ी। उनकी रैलीज और स्पीचेस ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि बीजेपी ने 2014 में रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल की। उन्होंने पीएम के तौर पर कई डिसीजंस लिए जो भारत की तरक्की के लिए जरूरी और खास थे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान 2014। स्वच्छ भारत के जरिए मोदी जी ने भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का मिशन रखा। उसके अंडर देश भर में कुल 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए
जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। मेक इन इंडिया 2014। मेक इन इंडिया कैंपेन से भारत में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। ये इनिशिएटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सफल रहा। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर उन्होंने भारत को और भी मजबूत बनाया। कोविड-19 रिस्पांस और वैक्सीन डिप्लोमेसी 2020 से 2021। कोविड-19 के समय उन्होंने भारत का वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया और वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई किया। आत्मनिर्भर भारत। भारत को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू किया, जो मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और लोकल बिजनेस को बूस्ट करता है। ऐसे कई और डिसीजंस, स्कीम्स एंड पॉलिसीज उन्होंने लागू की जो भारत को एक नए डायरेक्शन में लीड करती हैं। कुल मिलाके उनका नतीजा यूं हुआ है कि आज भारत को एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। और डिप्लोमेसी को तो आप जानते ही हैं कि आज भारत की डिप्लोमेसी दुनिया भर में मशहूर है। ग्लोबल लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी। मोदी जी की डिप्लोमेसी भारत की तारीख की सबसे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की पीएम ने मोदी जी को दी बॉस कह के बुलाया, तो दूसरी तरफ चाइना के साथ रिकॉर्ड ब्रेक ट्रेड होता है। एक तरफ रशिया भारत को अपना अच्छा दोस्त मानता है, तो वहीं अमेरिका एंड बाकी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ रिश्ते और भी अच्छे बना रहे हैं। मोदी जी ने भारत को क्वाड जैसे ग्लोबल ग्रुप्स में एक मेजर प्लेयर बनाया। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान उन्होंने भारत की लीडरशिप को और भी मजबूत किया। चाहे रशिया हो या यूक्रेन, आज उनके बीच में समझौता करना हो तो दोनों ही एक सुर में कहते हैं कि इंडिया रोल प्ले कर सकता है। हाल ही में चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं। ऐसे कई मूवमेंट्स हैं जहां आज भारत की डिप्लोमेसी को दुनिया भर में इज्जत दी जा रही है। ये पीएम मोदी का विजन और उनकी लीडरशिप ही है कि वो दुनिया भर के लीडर्स के साथ एक यूनिक इक्वेशन शेयर करते हैं। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। हर बड़े लीडर की तरह मोदी जी को भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के डिसीजंस कंट्रोवर्शियल रहे। फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठाए गए। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल पे ऑपोजिशन इसे गवर्नमेंट का एजेंडा बताती है और मोदी जी को वो एक डिक्टेटर कहती है। लेकिन मोदी जी हमेशा अपने क्रिटिक्स का सामना करते हैं और भारत के लिए अपने मिशन पर फोकस बनाए रखते हैं। अवार्ड्स एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। मोदी जी भारत के सबसे ज्यादा अवार्डेड पीएम हैं। उन्हें आज के समय कुल 18 कंट्रीज के सबसे बड़े अवार्ड्स मिले हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ जायद यूएई, लीजन ऑफ मेरिट यूएसए और ऐसी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज के बड़े अवार्ड्स शामिल हैं। उसके अलावा उनको कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएन, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल गेट्स फाउंडेशन। ये अवार्ड्स मोदी जी के ग्लोबल इम्पैक्ट और भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी की कहानी चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने तक का सफर लोगों में एक उम्मीद जगाती है। मोदी जी की कहानी डेमोक्रेसी की तरफ एक मजबूत भरोसा दिखाती है। लोगों को उनमें एक आदमी दिखता है जो उनका भी दुख और दर्द समझता है। इसके अलावा आपको बता दें, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में
उन्होंने अपने परिवार को बहुत दूर रखा है। वो कहते हैं पूरा देश ही उनका परिवार है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पीएम नहीं बल्कि एक सोच है जो भारत को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें सच किया जा सकता है। दोस्तों, मोदी जी का ये सफर हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मोदी जी के किस डिसीजन ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे रोमांचक कहानियां जानते रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग और रोमांचक कहानी के साथ।